ओके, स्टार्ट करते इथिक्स। और इथिक्स में हम लोगों ने कल के लेक्चर में सिलेबस को देखा था। सिलेबस के साथ साथ हमने कुछ जो अप्रोच होते हैं एथिक्स को पढ़ने का उसके बारे में भी समझा था, और माइंडसेट किस तरीके का होता है, क्लोज माइंडसेट क्या होता है, ओपन माइंडसेट क्या होता है, न्यूट्रल माइंडसेट क्या होता है, फिर वैल्यू और इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी के बारे में हम लोगों ने समझा था। अभी हम लोग सिलेबस में अंदर घुसे उससे पहले हमें इस पूरे इथिक्स में आने वाले जो टर्मिनोलॉजी है बार बार यूज होंगे उनके बारे में एक एक करके पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिलेबस में अंदर पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ शुरुआत कर देता हूँ आज से टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी या यूं कहें कुछ कीवर्ड्स जो बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला कीवर्ड जो है इसको लिखते हैं एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड। एटीट्यूड को अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद देखें तो उसका मतलब होता है मनोभाव, या और सरल भाषा में कहे तो रवैया, है ना, रवैया। अब देखो ये जो एटीट्यूड है इसको लोग कंफ्यूज करते हैं एक वर्ड से जिसे हम कहते हैं एरोगेंस। एरोगेंस। अब मैं समझाता हूँ कि भाई एटीट्यूड और एरोगेंस में क्या फर्क। ठीक है, तो जो एटीट्यूड है ना, पहले एटीट्यूड का मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। तो एटीट्यूड किसी इंसान की ना जो थॉट प्रोसेस है, मैं पहले लिख दूं कि एटीट्यूड इज ए इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूँ समझ में आएगा। देखो एटीट्यूड का मतलब होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन, और यहाँ पर कम्युनिटी टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट which can be positive, negative or sometime ambivalent। एम्बिवेलेंट का क्या मतलब होता है? मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एटीट्यूड का एक डेफिनेशन है। इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है भाई कि एटीट्यूड किसी भी पर्सन या कम्युनिटी का, एक पर्सन का दूसरी पर्सन की तरफ, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी की तरफ होने वाला एक तरीके का झुकाव है। ये झुकाव कैसा हो सकता है? साइकोलॉजिकल मतलब जो हमारी सोच विचारों से संबंधित होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मैं समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जिसमें वो जो भी थॉट्स हैं वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं या एम्बिवेलेंट हो सकते हैं। पहले इस जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसका एक प्रॉपर मीनिंग अपने दिमाग में बिठा लो कि इसमें क्या क्या वर्डिंग्स है। कि अगर कभी एग्जाम में लिखने के लिए आया कि एटीट्यूड, ये कीवर्ड दिखे तो पहले हमें क्या लिख देना है? एटीट्यूड इज अ इंक्लिनेशन ऑफ अ पर्सन और अ कम्युनिटी टुवर्ड्स अदर पर्सन और अ कम्युनिटी। समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स अदर पर्सन और कम्युनिटीज साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। देखो इसमें यहाँ पर मैं हर बार ये चीजें नहीं बोलूंगा कि भाई ये कम्युनिटी है या ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। मैं अगर खाली पर्सन बोलूं तो दिमाग में एक चीज लेकर के चलना
जब हम कभी किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे तो उसमें ना हर चीज इंक्लूड कर लेना। हो सकता है पर्सन हो, पर्सन के बाद कम्युनिटी हो सकता है, कम्युनिटी के बाद क्रिएचर्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जीव जंतु, पक्षी, एनिमल और जो है पेड़ पौधे, ये सारी चीजें आ सकते हैं। झुकाव रवैया किसी के भी तरफ हो सकता है, समझे? और वो रवैया कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या कभी कभी दोनों का मिक्सचर हो सकता है। पहले इतना चीज क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं समझाता हूँ तुमको कि ये जो किसी किसी इंसान को तुमने देखा होगा कि मान लो ये है मिस्टर मोहन। मोहन का नेचर है वो हमेशा खुश रहते हैं। कैसा नेचर है इनका? हैप्पी, ठीक है। मिस्टर मोहन, हैप्पी मोहन कह दो। एक इंसान है, एक इंसान है मिस्टर सोहन। सोहन सोहन का रवैया है, बेचारा हमेशा दुखी रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? दुखी रहता है, सैड, सैड सोहन, ठीक है। और एक इंसान है, एक इंसान है मिस्टर राजू। राजू राजू का नेचर है कि वो न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, न्यूट्रल। अगर कोई बहुत खुशी की बात हो गई तो भी वो खुशी के मारे उछल के कूद नहीं पड़ेगा, और बहुत दुख भी आ गया तो वो भी बहुत दुख के मारे ऐसा सदमे में नहीं चला जाएगा कि वो सारी दुनिया को ही भूल जाए, ठीक है। उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जब खुशी का बात हो तो ऐसा नहीं कि खुशी के मारे तुम इतना उछल जाओ कि तुम्हें आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चले, और अगर दुख आए तो इतने गहरे में चले जाओ कि तुम रिकवरी नहीं कर पाओ, ठीक है। तो इन दोनों हैप्पीनेस और सैडनेस को बैलेंस करने वाला एटीट्यूड कहलाता है न्यूट्रल, समझे? तो देखो, अब मैंने कहा कि भाई मोहन क्या है? प्यारे मोहन, हैप्पी मोहन, ये हमेशा खुश रहते हैं। सोहन है, सैड रहते हैं, हमेशा दुखी दुखी रहते हैं। कोई भी बात कह दो इनको उसमें कमी ही दिख जाएगी, तो उस बात से परेशान ही रहेंगे, ठीक है, उस बात से परेशान रहेंगे। जैसे कि सोहन से किसी ने आकर के कहा कि सोहन भाई एक काम करते हैं, चलो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम जो है कुल्फी बेचेंगे। सोहन कहेगा कि अरे यार कुल्फी बेचना तो ठीक है, लेकिन मुझे ठंड लग जाती है, मुझे बर्फ से बड़ा जो है एलर्जी टाइप हो जाता है। कोई बात नहीं सोहन भाई, तुम खाना मत कुल्फी। तो खाऊंगा नहीं तो मन नहीं मानेगा। मतलब वो कभी किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिविटी ढूंढ ही नहीं पाता है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि हर एक चीजों से मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, और जब भी देखो तो ऐसा सड़ा हुआ मुंह लेकर के हमेशा बैठा रहेगा, ठीक है। और कोई मिस्टर जो मोहन है, उन्हें हर चीज में खुशी खुशी दिखाई देती है। कैसे? कि उनसे अगर कोई खराब बात भी कही जाए ना, अरे यार जो है वो जो रमेश का बेटा है, वो जो है किसी को थप्पड़ मार दिया, तो मोहन कहेंगे थप्पड़ मार दिया, हाँ तो कोई ना कोई वजह रही होगी, है, सामने वाले ने कुछ किया होगा तभी थप्पड़ मारा होगा, है? तो इसके अंदर क्या रहता है कि हमेशा एक पॉजिटिविटी भरी रहती है, चीजों को सोचता है कि अच्छा इसमें कुछ तो कुछ अच्छाई हो। हम इसी मूड को एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, ये मूड है इन सबका मूड, इसी मूड को हम कहते हैं एटीट्यूड, रवैया, एटीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड, 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 एटीट्यूड और एरोगेंस में बहुत जरा सा फर्क होता है। देखो एरोगेंस क्या होता है कि जैसे यही अगर मोहन रहता है, ठीक है, मैं मोहन की बात कर रहा हूँ, मोहन बहुत खुश है और रास्ते से जा रहा है, तुम्हें मोहन सामने मिल गया और तुमने कहा कि क्या बात है मोहन, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मोहन का अपना काम करना चुपचाप, जहां जाना वहां जा, तुम्हारा मुंह बन जाएगा। मोहन का ये जो वर्डिंग था या ये जो बिहेवियर था, ये एटीट्यूड नहीं है, ये एरोगेंस है, ठीक है। ये क्या है? एरोगेंस है। हाँ, अब जैसे कि मोहन के, मान लो मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके पास कोई किताब है, उसने
देखा कि उस किताब में जो कंटेंट दिया है बाकी किसी किताबों में नहीं। और तुम्हें भी उसी किताब की जरूरत है। तुमने सोचा कि अगर वो किताब मिल जाए तो मैं एग्जाम को जल्दी क्रैक कर लूं, मतलब अच्छे से एग्जाम अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। तुम गई मोहन के पास, मोहन तो किताब दे दोगे क्या? तो मोहन पहले कहेगा कौन सी किताब? वही जो तुम कल पढ़ रहे थे। अरे वो किताब, वो किताब तो मैं नहीं दे सकता। तो तुम सोचोगे कि कैसा दुष्ट लड़का है बोल क्यों नहीं दे सकते? नहीं वो तो मुझे पढ़ना है। लेकिन तुम कल कह रहे थे कि तुमने पूरा पढ़ लिया है, क्लास में कह रहे थे। हाँ नहीं, मैं फिर से दोबारा पढ़ूंगा। तो क्या तुम दोबारा मोहन के पास वो किताब मांगने जाओगी? नहीं। अब तुम जा करके अगर दूसरों से बात करोगी तो तुम मोहन के बारे में बताओगी ऐसा कुछ लड़का है, मैं उसके पास गई किताब मांगने तो ऐसे ऐसे बोल रहा है? जब देखो तो उसका नाक ही चढ़ा रहता है। किसी चीज को अगर उसके पास कोई चीज है तो किसी को देता नहीं, शेयर नहीं करता है। इस चीज को हम कहते हैं एरोगेंस। ठीक है, ये एटीट्यूड नहीं है। जैसे कि अगर कोई लड़का है किसी लड़की के पास गया और उस लड़की को मान लो प्रपोज किया उसने कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन लड़की ऐसे कहे करते ना ऐसे मुंह, हाँ मुंह बना के ऐसे करके और बाल ऐसे पीछे फेंक के चलती बनी। ये लड़का क्या कहेगा? बड़ी एटीट्यूड वाली है। अगर उसने ये वर्ड यूज किया कि बड़ी एटीट्यूड वाली है, तब उसे एटीट्यूड का मतलब नहीं पता है। क्योंकि एटीट्यूड एक मूड को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और एटीट्यूड ये ना लॉन्ग लास्टिक होता है, मतलब कि किसी के अंदर अगर घुस गया है तो वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। एक सोचने वाला इंसान अच्छा सोचने वाला इंसान 10 में से 8 सिचुएशन में वो अच्छा ही सोचेगा, और एक बुरा सोचने वाला इंसान 10 में से 8 सिचुएशन में वो बुरा ही सोचेगा। दैट इज द एटीट्यूड। लेकिन जो एरोगेंस है, एरोगेंस वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है ना? हाँ, ये चेंज होते रहता है, ये परमानेंट नहीं होता, कुछ वक्त के लिए होता है। जैसे कि अगर किसी लड़की कोई लड़का बहुत ज्यादा भाव दे रहा है, ठीक है, वो लड़की के अंदर हो सकता है कि अपनी ब्यूटी को लेकर के दिमाग तो रहेगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि अपनी ब्यूटी को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के क्या हो जाए, उसे थोड़ा सा एरोगेंस हो जाए कि देखो मुझे कितना भाव दे रहा है। समझ आ रहा है? तो अगर वही लड़का उसे भाव देना बंद कर देगा, उसका एरोगेंस चला जाएगा। ठीक है, तो फिर उसे वो माय गॉड हाथ से निकल जाएगा इतना भी भाव नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बात करी अभी? एटीट्यूड और एरोगेंस। ठीक है, एरोगेंस, एटीट्यूड और एरोगेंस में फर्क समझ में आया? एटीट्यूड की अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे एटीट्यूड, इसको हम कह सकते हैं कि ये इनेट हो सकता है। ठीक है, इनेट, इनेट का मतलब कोई इंसान जन्मजात से, जन्म हो सकता है कि कोई बचपन से ही पढ़ने में स्मार्ट हो, या बचपन से ही दूसरों की हेल्प करने वाला हो, है ना? इनेट हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जन्मजात हो सकता है कि कोई इंसान ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ हो जहां पर उसके आसपास वायलेंस बहुत रहा हो, लेकिन शुरुआती के 4 से 5 साल तक, लेकिन फिर उसे उस जगह से हटा करके कहीं ऐसी जगह पर ले गया गया जहां पर लोग एक दूसरे की हेल्प करना जानते हैं। तो 4 5 साल के अंदर शुरुआती पीरियड में जो उसके अंदर एक वायलेंस की भावना रहेगी, वो धीरे 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 इसमें बदल जाएगी, कम हो जाएगी, और वो लोगों की हेल्प करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने मैक्सिमम टाइम किसी कहाँ स्पेंड किया है, जहां लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करती है। और एटीट्यूड अगर एक बार बन जाता है तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग एटीट्यूड
एटीट्यूड में हम क्या कर सकते हैं, भाई किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, यानी वो हमेशा हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है। किसी का एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, यानी वो हमेशा सैड रह सकता है। और किसी का जो है एटीट्यूड है वो न्यूट्रल रह सकता है, न्यूट्रल रह सकता है। ठीक है, कैसा रह सकता है, न्यूट्रल रह सकता है। ये न्यूट्रलिटी क्या होती है, ये बैलेंस पॉइंट होता है हैप्पीनेस और सैडनेस के बीच में। ठीक है, क्या होता है, बैलेंस पॉइंट होता है हैप्पीनेस और सैडनेस के बीच में। अब देखो यूपीएससी में ना कई बार ये सवाल डायरेक्ट पूछते हैं कि आप बताइए, न्यूट्रलिटी को हम हिंदी में अगर कहें तो परिपक्वता कहते हैं, सॉरी न्यूट्रलिटी को नहीं, मेच्योरिटी को। कोई इंसान न्यूट्रल सिचुएशन में कब आता है, जैसे जैसे उसकी मेच्योरिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी मेच्योरिटी बढ़ने लगेगी वो न्यूट्रलिटी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा। जैसे हमारे घर में अभी हमारे एज में देखो, हमारे से छोटे एज में देखो और हमारे से जो बड़े एज हैं उनके बिहेवियर में एक चेंज देखने को मिलेगा। जैसे घर में अगर कोई छोटा बच्चा रहेगा या कोई 12-15 साल का रहेगा तो उसके लिए अगर कोई खुशी की बात होगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसे कोई ऐसी चीज पहली पहली बार मिल जाएगी, ठीक है, जिसके बारे में वो कभी सोचा करता था, तो वो हमेशा उसी को लेकर के रमा रहेगा। अब हम थोड़े से और अपने एज में आते हैं, जैसे कि 25 साल 26-28 साल के बीच में, तो हम बहुत सारे रास्तों से गुजर चुके होते हैं। जैसे मान लो किसी का 2-4 बार ब्रेकअप हो चुका है, तो 5वीं बार अगर ब्रेकअप होता है तो वो समझ जाएगा कि भाई इतना दुखी होने वाली बात नहीं है, ये लाइफ का प्रोसेस है, ये चलते रहता है। और वहीं अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो उन्हें पता है कि ये सब टेम्परेरी है, एक बार जीवन के बंधन में बंध जाओ, उसी से झगड़ना है, लड़ना है, मरना है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है उससे ज्यादा उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई जिंदगी में है या नहीं है, उस चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ही हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, इंसान धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है, उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है। मेच्योरिटी को हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, परिपक्वता। तो यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि अच्छा बताइए, आप में परिपक्वता आ चुकी है, इस बात को आप कैसे बताएंगे। आप में मेच्योरिटी आ चुकी है, इस बात को आप कैसे बताएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या देना है, सर मैं बहुत, मतलब कि कोई खुशी की बात होती है तो उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता हूँ, और अगर कोई दुख की बात आती है तो मैं इतना दुखी नहीं हो जाता हूँ तो उससे रिकवर न कर पाऊँ। कोई खुशी की बात होती है तो मैं इतना खुश नहीं हो जाता हूँ कि सातवें आसमान पर उड़ने लगूं और आजू बाजू क्या हमें कुछ दिखाई ना दे। और अगर कोई दुख की बात होती है तो मैं इतना दुखी नहीं हो जाता हूँ कि मैं उस चीज से रिकवर ना कर सकूं। ये बताता है कि मुझ में परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आ चुकी है। समझ में आया? पहले मुझे ये नहीं समझता था जैसे मैं मेच्योरिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, लेकिन जब मैं ये एटीट्यूड को पढ़ा तब मुझे समझ में आया, ओहो दैट्स मतलब मेच्योरिटी ये लेवल हो सकता है। ठीक है, एटीट्यूड समझ में आया। अच्छा, वहीं दूसरी जगह हमने क्या रखा, एरोगेंस। एरो क्या एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो पैदा ही एरोगेंस होता है, जैसे ही माँ के पेट से आया और नर्स उसको इंजेक्शन लगा रही है, मारा ही एक छापा, मैं इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा, ऐसा करके पलट पलट के सो जाएगा है? या नर्स उसको लुलु कर रही हो, उसको ऊपर थूक देगा, क्या देख रही है तू है? बचपन से क्या पैदा होते ही एरोगेंस आ जाता है, एरोगेंट हो जाते हैं बच्चे। हाँ, ठीक है। अब ये एरोगेंट हम कह सकते हैं कि क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम, और ये भी डिपेंड करता है एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट। इतना क्लियर है? एरोगेंस और एटीट्यूड में फर्क समझ में आया? एरोगेंस और फर्क समझ में। अच्छा, मैंने एटीट्यूड का डेफिनेशन क्या दिया था कि एटीट्यूड क्या है बताओ। इट इज द इंक्लिनेशन यानी झुकाव है। हमने अभी जब मैंने ये एग्जांपल दिया कि भाई कोई इंसान पॉजिटिव रहता है, मतलब खुश रहता है, तो किसकी तरफ झुक रहा है,
खुशी की तरफ झुक रहा है, उसे जहाँ खुशी मिलती है उस तरफ चला जाता है, हमेशा हैप्पी हैप्पी दिखता है। ये एक तरीके का इंक्लिनेशन है ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी समझाऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन जैसे ही वर्ड हम साइकोलॉजिकल कहते हैं, ये हमारे बुद्धि, मन, चेतना इन सब से रिलेट कर लेता है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस इन सब को रिलेट कर लेता है साइकोलॉजी। ठीक है, विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और समटाइम्स एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मतलब उभय भावी, या जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर हम एक न्यूट्रल इंसान को देखें तो हम कह सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, बैलेंस पॉइंट है ना। हाँ। अच्छा, एक बात यार कि ये जो एटीट्यूड है ना, ये सिर्फ पर्सन्स टू पर्सन्स नहीं होता, ये हो सकता है कि एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के बीच लेकर, मतलब कि एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के प्रति भी हो सकता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कम्युनिटी ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू अदर्स कम्युनिटी। कैसे कैसे भाई? तो जैसे अगर हम यहाँ देखें कि कोई हिंदू है, हिंदू, और यहाँ मुस्लिम है। तुमने अपनी लाइफ में ऐसे कई दोस्त देखे होंगे जिनका ये मानना है पहले से ही कि जो मुस्लिम होते हैं, अगर हिंदू कोई दोस्त है तो इतना कट्टर होता है कि उसको लगता है कि भारत में रहने वाले जितने मुसलमान हैं सब गंदगी करते हैं, सब में रोग ज्यादा फैलते हैं, सबके ही बहुत अधिक बच्चे होते हैं और सब इस देश के खिलाफ हैं। एक ऐसी मानसिकता वाले भी लोग हमें आसपास दिखाई देते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसे खुद कुछ दोस्त रहे हैं जिनको मैं बार बार इस चीज को बताते रहता हूँ, भाई अगर देखो तुम मेरे साथ हो, तो हालांकि तुम मेरे सामने ऐसा बात नहीं कर कि मुस्लिम तो ऐसे होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, उनका एरिया हमेशा स्मेल करते रहता है, घर हमेशा स्मेल करते रहता है? वो उनका प्रोस्पेक्टिव है, उन्हें क्या कहना है क्या करना है उन्हें रहने दो, हम सोचने वाले कौन होते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो एक हिंदू कम्युनिटी को लेकर के कभी कभी लोग क्या करते हैं कि किसी छोटी से छोटी बात को लेकर के पूरा का पूरा हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लड़ जाता है। जैसे कि अगर मुस्लिम में जो ये होती है क्या कहते हैं, ड्रेस कोड को लेकर, ठीक है, अगर उन्हें कॉलेज स्कूल में ये बुर्खा या जो रहता है नकाब वगैरह पहन करके आना है, तो हिंदू कम्युनिटी के लोग क्या करने लगेंगे कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी अपने ट्रेडिशन या रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोग क्या बन जाते हैं, एक दूसरे को कॉम्पिटिट करने लगते हैं। वहां पर हिंदू जो रहेंगे वो सैफ्रॉन कलर वेयर करने लगेंगे या गले में डालने लगेंगे, मुस्लिम महिलाएं जो रहेंगी वो अपना जो बुर्खा वगैरह रहेगा उसको लेकर के और ज्यादा प्रिजुडिस हो जाएंगी या कहने लगेंगी कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। वो एक बोलते ना फ्री माइंड से सोच नहीं पाते, समझ में आई? तो ये भी एक तरीके का क्या है, एटीट्यूड्स है। जैसे यूएसए में अगर हम देखें तो गोरे और काले इनके बीच में लेकर के एक एटीट्यूड है अलग सा। जैसे कि गोरा अगर कोई इंसान है, मान लो ये ऑफिसर गोरा है, अगर किसी गोरे ने कोई गुनाह किया तो ये ऑफिसर उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा जिस तरीके से वो किसी ब्लैक को ट्रीट करेगा। और इसी को लेकर के हुआ था, ये जो फ्लॉइड, जॉर्ज फ्लॉइड नाम का बंदा था, उसके सर गले पर इसने अपना ये पैर रख करके उसे मार दिया था, और इसी को लेकर के फिर एक आवाज उठी, ब्लैक लाइफ मैटर्स। समझा? तो एटीट्यूड क्या सिर्फ एक पर्सन टू पर्सन होता है या कम्युनिटी टू कम्युनिटी भी हो सकता है? कम्युनिटी टू कम्युनिटी हो सकता है। तो अगर कभी एग्जाम में लिखने को आया तो एटीट्यूड के बारे में काफी सारे पॉइंट्स लिखने के लिए हो गए कि नहीं हो गए? तो हमने देख लिया भाई एटीट्यूड और एरोगेंस में क्या फर्क है। अब हम समझते हैं इस डेफिनेशन में जो हमने ऑब्जेक्ट की बात करी, ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या हो। ठीक है,
मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, और एक जगह लिखता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये सारे के सारे वर्ड ना अच्छे से अपने दिमाग में दिखा लेना, क्योंकि जब हम अंदर सिलेबस में जाएंगे तो हमेशा ये स्टेटमेंट में यूज होता रहेगा, और अगर तुम्हें वर्ड क्लियर नहीं रहेंगे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, हाँ। अब देखो ऑब्जेक्ट, दुनिया में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे तुम्हारे पास कुर्सी, कुर्सी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम वस्तु कहते हैं, वस्तु, है ना। हाँ, तुम्हारे ऊपर चल रहा होगा पंखा, ऑब्जेक्ट है। तुमने ओढ़ा होगा ब्लैंकेट, ऑब्जेक्ट है। जिस बेड पर सोई हो, ऑब्जेक्ट है। जिस घर में रह रही हो, ऑब्जेक्ट है। टीवी देख रही हो, ऑब्जेक्ट है। खाना खा रही हो, ऑब्जेक्ट है। यानी हर एक नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही ऑब्जेक्ट होती है? तो फिजिक्स में कहता है नहीं, समटाइम्स समटाइम्स लिविंग थिंग्स, लिविंग लिविंग थिंग्स ऑल्सो कैन बी अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे? तो देखो, जैसे अब यहाँ पर सवाल आता है थिंकिंग प्रोसेस को लेकर, मैं और वर्क को लेकर। जैसे मैं कहूं राम ने राम ने रावण को, रावण रावण होता है, रावण होता है जी, रावण, हाँ जो भी हो, को मारा। ठीक है, राम ने किसको मारा? रावण को। अच्छा, यहाँ पर देखो, राम और रावण दो लोग हैं और दोनों ही जिंदा है ना। दोनों ही एक तरीके से लिविंग थिंग्स है। अब भाई मैं ऐसा नहीं सोच रहा कहाँ राम रावण जिंदा है, राम रावण की जगह कोई जो है मोहन सोहन ले लो, कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त ले लो, है? किसी ने किसी को एक चाटा मारा। कंसेप्ट समझो कि राम काम करने वाला है, करता है ना, इसने काम किया, और रावण के ऊपर काम हुआ, काम हुआ। मरा कौन? रावण। मारा किसने? राम ने। तो जो कोई काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन जिस पर काम होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हाँ, जो काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पर काम होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तुमने भाजी काटा, तो तुम क्या हो? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। काटा क्या तुमने? भाजी। भाजी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से थिंकिंग प्रोसेस को लेकर के, जैसे आई थिंक अबाउट यू, और यहां पर एक और स्टेटमेंट, यू थिंक्स अबाउट मी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सोचना, सोच कौन रहा है? मैं। किसके बारे में? तुम्हारे। तो जो सोच रहा है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जिसके बारे में सोच रहा है वो क्या हो जाएगा? सिमिलरली, यू थिंक्स अबाउट मी, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तो तुम क्या हो गई? सब्जेक्ट। और इस सिचुएशन में मैं क्या हो गया? यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स तो होती ही, लेकिन
जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। और कैसे कैसे हो सकती हैं मैंने ये बता दिया है ना, कि यानी जो सोच रहा है वो है सब्जेक्ट और जिसके बारे में सोच रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि देखो जो मैं सोचूंगा, मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे मैं सोचूंगा यू आर सो ब्यूटीफुल, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है, मैं सोच रहा हूं मेरे दिमाग से ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल ये इसी के बारे में तो मैंने सोच रहा हूं ना, ब्यूटीफुल के बारे में सोच रहा हूं, तो ब्यूटीफुल के बारे में सोच रहा हूं तो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे मैंने कहा कि एप्पल्स आर सो स्वीट, तो मैंने सोचा एप्पल के बारे में, लेकिन उनका नेचर क्या है? स्वीटनेस। तो स्वीटनेस क्या हो गया? एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो सोचेगा वो है सब्जेक्ट और जिसके बारे में सोचेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में सोचेगा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्लियर हो गया। तो एक मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमने दो चीजें देख ली। पहली चीज तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और दूसरा समटाइम्स, समटाइम्स लिविंग थिंग्स, लिविंग। लेकिन यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम क्या कहेंगे? भाई थॉट्स, थॉट्स, यानी यहाँ थॉट्स से क्या याद रखना कि जो सोचेगा, हु थिंक अबाउट हु, हु थिंक अबाउट हु, यानी जो सोच रहा है वो है सब्जेक्ट, जिसके बारे में सोच रहा है वो है ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो बताओ कि यहाँ एक पर्सन है, तो मिस्टर भालू, भालू थिंक्स अबाउट मिसेस भालू, मिसेस भालू। तो बताओ भालू क्या है और मिसेस भालू क्या है? अरे बताया ना कि भालू थिंक्स, थिंक्स अबाउट मिसेस भालू। हाँ, भालू सोच रहा है भालुइन के बारे में, भालू हो गया सब्जेक्ट और भालुइन हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बताओ एटीट्यूड, एटीट्यूड कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एटीट्यूड कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एटीट्यूड दो, कौन कौन से? हाँ, ठीक है, तीन हो सकते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। ठीक है, अब ये पूछता है कि यूटिलिटी क्या होगी इन एटीट्यूड्स, यूटिलिटी, where we are going to utilize these attitudes and what will be the benefits of having positive attitude or what will be the repercussions of having negative attitudes. ठीक है, सो यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम कहते हैं उपयोगिता, उपयोगिता। कहाँ करेंगे भाई, कहाँ करेंगे इनका इस्तेमाल?
तो हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? आईएएस बनने के लिए। यानी हम इसका इस्तेमाल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव या यूं कहें सिविल सर्विस में। सिविल सर्विस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे अगर हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया, हमारा प्यारा भारत, इंडिया में दो तरीके की अगर हम बॉडीज देखें तो होती हैं। जैसे एक जो नियम कानून बनाती है और एक जो उसे मनवाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक होती है लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव और एक होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट या विधानसभा, है ना, पार्लियामेंट संसद जिसे, या राज्यों का विधानसभा आ सकता है, वहां पर लोग जाते हैं जिसे हम लोग एमपीज या एमएलए कह सकते हैं। ठीक है, ये एमपीज और एमएलए नियम कानून बनवाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करने का काम दिया जाता है डीएम्स के पास, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अच्छा, सिविल सर्वेंट्स का मतलब क्या है? कि हर वो इंसान जो डिफेंस के सेक्टर में नहीं है वो सिविल सर्वेंट में आ जाएगा। सिविल सर्वेंट का मतलब सिर्फ आईएएस और पीसीएस नहीं होना। सिविल सर्वेंट का मतलब वो हर इंसान जो डिफेंस सर्विस में नहीं है वो एक सिविल सर्वेंट है। जो जुडिशरी में नहीं है वो एक सिविल सर्वेंट है। समझ में आ गया? हाँ, तो अगर कोई पूछे कि अच्छा सिविल सर्वेंट क्या होता है तो सिंपल बात जवाब दे देना, या कभी किसी से पूछ कर देखना कि अच्छा भाई उसको पता भी है कि नहीं सिविल सर्वेंट का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि भाई जैसे कि डीएम हो, अगर मान लो कि तुम्हें आईएएस किसी एरिया का बना दिया गया और तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव एटीट्यूड है किसी कम्युनिटी को लेकर, जैसे कि तुम्हारे मन में बैठ गया बचपन से ही या बड़े होकर के कॉलेज स्कूल में देख करके तुमने देखा कि जो एससी होते हैं और जो एसटी होते हैं ये तो बड़ा रिजर्वेशन मिलता है, ये लोग हमारा सारा सीट खा जाते हैं, कम मार्क्स से लेकर के बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं मिल पाता है। तुम्हारे अंदर एससी एसटी को लेकर के पहले से ही नेगेटिविटी भर गई है और ऐसे अपने आसपास बहुत सारे लोग तुम देखो, है ना। तो तुम डीएम बन चुकी हो और तुम्हें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एससी और एसटी के लिए एक पॉलिसी को लागू करवाना है। ऐसी पॉलिसी कि जितने भी एससी और एसटी के लोग आए उन्हें हम हेल्थ सेक्टर में 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट्स दे सकते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट्स दे सकते हैं। अब चूंकि तुम्हारे मन में पहले से ही एससी एसटी को लेकर के एक नेगेटिव एटीट्यूड बैठा हुआ है, क्या तुम उस पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा पाओगी? तुम जैसे ही एससी एसटी का नाम सुनोगी कहोगे हट इनको 5 लाख दें, बहुत इन लोगों को जो है रिजर्वेशन मिल चुका है, काम करो आधा पैसा मैं खुद ही मार लेता हूँ या खुद ही मार देता हूँ, या जो है अपना 3 लाख रुपया किसी और अपने रिश्तेदार को मैं ट्रांसफर करवा दूंगी, ये बेनिफिट्स इन लोगों तक मैं ये बेनिफिट्स पहुंचाऊंगी ही नहीं या पहुंचाऊंगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो एक नेगेटिव एटीट्यूड किसी कम्युनिटी को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, या तो तुम्हारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रल होना। देखा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग सिविल सर्वेंट में अच्छा काम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें और क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि वेलफेयर स्टेट, है ना, वेलफेयर स्टेट ईपीएसपी की बात करता है ना, ईपीएसपी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। उसके बाद कहता है कि हमें सेक्युलर रहना है, यानी किसी भी
धर्म को लेकर के इंक्लाइन नहीं होना है, अपने मन में हिंदुत्व ही नहीं पाल लेना है, या अपने मन में इस्लाम ही नहीं पाल लेना है। हमें सारे धर्मों से दूरी बनाकर रखनी है अगर तुम्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। उसके बाद इसी में जैसे कहता है कि भाई आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो एक ये सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कही गई है तुम कैसे निभा पाओगे या कैसे इम्प्लीमेंट करवा पाओगे, जब तुम्हारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो तुम सोच सकोगे कि हाँ, मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया में कैसे मैं जो है अच्छा काम कर सकता हूँ, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ, या कैसे मैं किसी कम्युनिटी जो बहुत समय से पिछड़ी हुई थी अभी मैं अपने कोशिश से उन्हें आगे लाने की कोशिश कर सकता हूँ। उस कम्युनिटी के बच्चे पढ़ लिख करके इस सोसाइटी के नए स्ट्रीम में आए और उनके साथ हमारे देश का ग्रोथ और तेजी से हो, है ना। इस तरीके से आज भी अगर मेरे किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर लोग छुआछूत को लेकर के ऊंच नीच को लेकर के एक दूसरे में भेदभाव कर रहे हैं तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उन्हें समझा सकती हूँ। लेकिन अगर तुम पहले से खुद ही उस माइंडसेट से हो कि नहीं पंडित हूँ मैं तो जो है दलित के पास नहीं बैठूंगी, या जो साफ कर रहा है उधर नाला उसके पास देखूंगी नहीं या देखूंगा नहीं, तो भाई तुम इस देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ आई बात। तो एटीट्यूड का अगर कोई मतलब पूछेगा और ये कहेगा कि बताओ इस एटीट्यूड की यूटिलिटी क्या है तो बता सकती हो, तो कहाँ होता है इस्तेमाल एटीट्यूड का? सिविल सर्विस, ठीक है। सिविल सर्विस का क्या मतलब होता है? मिलिट्री और जुडिशरी को छोड़ करके जितनी भी सर्विसेज आ जाती हो सिविल सर्विस के अंडर में आ जाती है। अगर आज हमने क्या क्या वर्ड को डिस्कस किया, एक हमने देखा एटीट्यूड, दूसरा हमने देखा एरोगेंस, तीसरा हमने देख लिया ऑब्जेक्ट, चौथा हमने देख लिया सब्जेक्ट, और हमने देख लिया यूटिलिटी। ठीक, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट